नमस्कार, मैं हूं जगविंदर पटियाल। छोटी आवाज के बड़े मंच में आपका स्वागत है। एबीपी न्यूज में पब्लिक इंटरेस्ट, आपका वक्त शुरू होता है अब। पटियाल आज पब्लिक इंटरेस्ट में बड़ा धमाका करने जा रहा है। देश का आम आदमी जिस मेडिकल लूट के दर्द से तड़फ रहा है, आज एक कैबिनेट मंत्री उसकी पीड़ा में चिल्ला रहे हैं। कैबिनेट मंत्री देश के सामने जो खुलासा करने जा रहे हैं वो उत्तर प्रदेश में चुनाव के प्रचार की दिशा को बदल सकता है। देश के हर घर को ये कहानी बहुत जरूर देखनी चाहिए और अपने उम्मीदवार से मांग भी करनी चाहिए कि उनके दर्द का परमानेंट इलाज क्यों नहीं हो रहा है। दूसरा परीक्षण बीजेपी के स्पीड ब्रेकर का होगा। वैसे तो चुनाव के हाईवे पर बीजेपी 400 की स्पीड से दौड़ रही है, लेकिन उसकी राह में बहुत से स्पीड ब्रेकर आ रहे हैं। चुनाव का ये चेहरा पटियाल के सिवा आपको कोई नहीं दिखाएगा, इसीलिए मेरा ये परीक्षण आप जरूर देखें। आज हिमाचल प्रदेश के मंडी में बीजेपी की कैंडिडेट अभिनेत्री कंगना रनौत ने एक बहुत बोल्ड बयान दिया है। इसकी ड्यूरेशन 1 मिनट 25 सेकंड है, लेकिन इसने 75 साल की पीड़ा को देश के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। पटियाल कंगना के बयान से बने इस मुद्दे का परीक्षण करेगा। इसके अलावा आज हम आपको वो बड़ी खबरें दिखाएंगे जो शायद आपको और किसी मंच पर नहीं मिलेंगी। आज पटियाल पब्लिक इंटरेस्ट में सबसे पहले प्राइवेट अस्पतालों की मेडिकल लूट का परीक्षण करेगा। उसके परीक्षण की प्रयोगशाला में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री खड़े हैं। देश हित में आज पटियाल एक बड़ा खुलासा करने जा रहा है। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री ने गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बने एक 5 स्टार हॉस्पिटल पर लगाए गए हैं। कैबिनेट मंत्री के दर्द से पूरे देश का दर्द छिपा है। प्राइवेट अस्पताल ने हर पर्सन को जो प्राइवेट पीड़ा दी है, आज उसकी दवा का इंतजाम होगा। कैबिनेट मंत्री बोलेंगे और निजी अस्पतालों के दिल डोलेंगे। देश को मेडिकल लूट के दर्द से मुक्ति दिलाने वाली यह कहानी एबीपी न्यूज संवाददाता अभिषेक उपाध्याय लेकर आए हैं। यूपी के कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर किस प्राइवेट अस्पताल में मेडिकल लूट का शिकार बने। चार दिन में 4 लाख ले लिए, अब कुछ नहीं किए। मां की तबीयत बिगड़ी, 5 सितारा प्राइवेट अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचे तो मंत्री जी क्यों कहने लगे अस्पताल लुटेरा है। वहां लूट मची है, मैं खुद लूटा हूं। आज पब्लिक इंटरेस्ट में ऑन कैमरा कैबिनेट मंत्री का पूरा परिवार प्राइवेट अस्पताल के लुटेरे लोग की गवाही देगा। बस पैसा हुआ, बस पैसा उस लूट रहे थे सब। मेडिकल लूट के आरोप का सच खुद डॉक्टर बताएंगे। यूपी के कैबिनेट मंत्री मेडिकल लूट से बेहाल, तो सोचिए क्या होगा आम आदमी का हाल। एबीपी रिपोर्टर अभिषेक उपाध्याय देश के सबसे बड़े दर्द की कहानी आज पब्लिक इंटरेस्ट में सुनाएंगी। मां के इलाज में लूटने का दावा करने वाले कैबिनेट मंत्री, वो भी प्रदेश की राजधानी में। दावा है 4 दिन में 4 लाख रुपए का बिल बना दिया। आरोपी अस्पताल का नाम बताएं, उससे पहले हम आपको दर्शकों को अपने मंत्री जी के बारे में विस्तार से बता देते हैं। ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश सरकार में पंचायती राज मंत्री हैं। यूपी के अल्पसंख्यक विभाग की जिम्मेदारी भी है उन्हीं के कंधों पर। मैं मंत्री जी के दावे का परीक्षण करूं उससे पहले पटियाल का एक डिस्क्लेमर सुन लीजिए आप। अस्पताल के भीतर शूटिंग को नैतिक नहीं माना जाता, लेकिन जब मंत्री जी ने आरोप लगाया तो सत्य की परीक्षा और जनहित में हमारी टीम सबकी सहमति से अस्पताल के भीतर गई और केवल उसी हिस्से में कैमरा खोला जहां मंत्री और उनकी मां के लिए जगह आरक्षित थी। अब मैं आपको वो हिस्सा दिखाता हूं जो हमारे रिपोर्टर अभिषेक उपाध्याय ने जनहित में रिकॉर्ड किया है, जिसमें कैबिनेट मंत्री ने पूरी कहानी विस्तार से बताई है। माता जी आपकी कब से एडमिट हैं आप? 22 दिन हो गया।
के समस्या पैदा हुई, तो हमको बिहार कार्यक्रम था पार्टी का अपना, तो वहाँ से एम्बुलेंस से हम भिजवाए। तो भिजवाने के बाद तो यहाँ अरुण और अरविंद थे लखनऊ। तो हमने के दोनों बेटे तो हमने कहा कि माता जी को भर्ती करा देना ले जाके मेडिकल कॉलेज डॉक्टर बेज जी के हैं। तो वो सब लेके चले गए मेदांता। आपने कहा यहाँ के लेके वहाँ तो चले गए मेदांता, तो मेदांता भर्ती कराए 4 दिन में वो सब 4 लाख रुपया ले लिए। होश तक नहीं आया, होश तक नहीं है। माँ बोलते हुए वहाँ से आई, बात करते हुए आई, जो साथ में एम्बुलेंस के साथ थे। और वहाँ आने के बाद जब मैं आ गया मिलने के लिए तो माँ बेहोश पड़ी थी, बोल नहीं पा रही थी। जब संपर्क किए, यहाँ भर्ती हुए, दूसरे दिन माँ बोलने लगी, बातचीत करने लगी, सब कुछ थे। अभी भी बोलेगी माँ, यहाँ की बात बोलने लगी। हाँ अभी बोलेगी, क्योंकि उसको थोड़ा इलाज में वो बेहोशी का दवा भी दी गई है, जिसकी वजह से वो नहीं बोल पा रहा। मंत्री जी ने ना सिर्फ 4 दिन में 4 लाख रुपए के बिल का इल्जाम प्राइवेट अस्पताल पर लगाया, बल्कि एबीपी न्यूज के रिपोर्टर अभिषेक को ऑन कैमरा वो दस्तावेज भी दिखाए जिनमें मंत्री जी के दावे के सबूत दर्ज हैं। कह रहा था ये दिखे मेदांता, दोनों बच्चे अरविंद अरुण वहाँ लेके चले गए। ये वहाँ से जो पेपर है जो मेदांता में लोगों ने जांच की, जो तैयारी की, ये लिखा है। इसको फोकस किया जाए। ये लिखा है मेदांता। अच्छा, और ये माता जी का नाम लिखा हुआ है। हाँ, माता जी का नाम लिखा हुआ, श्रीमती जीतना देवी। ये जांच पे जांच हुई जा रही थी, फाइल भर। हाँ, ये दिखता नहीं, मोटी फाइल बना लिए सब चाप के 4 दिन में चले गए, 4 लाख ले लिए। हासिल कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जब 4 दिन में 4 लाख रुपए के मेडिबिल की फाइल हमें दिखा रहे थे, तो हमारे रिपोर्टर अभिषेक की नजर वहां मौजूद कुछ और लोगों पर पड़ी। ये कैबिनेट मंत्री के पिता, बेटी और रिश्तेदार थे। ये वो लोग हैं जो मेदांता अस्पताल में मंत्री जी की मां के साथ मौजूद थे। अस्पताल के इलाज और बिल के इन चश्मदीदों ने हमें क्या बताया, अब आप वो भी सुनिए। यहीं आपका भी इलाज हुआ है? जी, यहाँ ठीक है सब? हाँ सब ठीक। माता जी का आपका ठीक इलाज है? हाँ बढ़िया इलाज, मैं भी इसी वेट पे थी, मैं भी ठीक हो गई। आपको क्या समस्या थी? मेरी अस्थमा का शिकायत आप है। ठीक सब सही कर रहे हैं। नहीं था वहाँ ठीक मामला? नहीं, पैसा चला बस पैसा, वहाँ बस पैसा लूट रहे थे सब। ये लूट रहे, शायद आपने भी कहा, मंत्री जी ने भी कहा, ये दिल पे लगा इसका मतलब। जी तो आप भी यही चाहेंगे लोग यहीं आए ऐसे सरकारी? हाँ, ऐसे ही सरकारी जहाँ अच्छी सुविधा भी दी सुविधा बस। जी, तो मंत्री जी ये वो भी गए थे मिथिलेश सिंह साथ में देखने। नहीं, आप गवाह हैं यहाँ पर। मिथिलेश जी यहाँ आइए, मिथिलेश जी का परिचय पूछिए उन्हीं से। मिथिलेश जी आपका परिचय? मैं मिथिलेश सिंह, एक्समैन आर्मी रिटायर हूँ माननीय जी के। आप भी गए थे मेदांता? जी। तो वही माननीय अरे वो सबसे बड़ा लुटेरा अस्पताल है, वो तो सबसे बड़ा लुटेरा अस्पताल। हम 100% सहमत हैं। और एविडेंस दें मेदांता का, ये फाइल तो बता ही रही है ना। वहाँ पे हमारे भी 2-4 रिलेटिव एडमिट थे इसके पहले, 1 साल पहले, 1.5 साल पहले। तो वहाँ तो बस वही है, एसी सुविधा, खाने की व्यवस्था, बाकी कुछ नहीं। डॉक्टर लूट रहे हैं, बाकी मरे हुए लोगों को भी 2 दिन रख कर पैसा बना ले रहे हैं सब। कैबिनेट मंत्री की मां के साथ ही जब ऐसा हो गया तो सोचिए आम आदमी की क्या स्थिति होती होगी। 4 दिन में 4 लाख रुपए से ज्यादा, यानी प्रदेश का कैबिनेट मिनिस्टर कांप गया, तो बेचारे आम मरीज की क्या हालत होती होगी वहां पर। कैबिनेट मंत्री अब अपनी मां का इलाज सरकारी अस्पताल में करा रहे हैं, जहां की तस्वीरें आप देख रहे थे। आम लोगों को तो यह सुविधा भी नहीं मिल पाती है। वो तो समझो एक बार प्राइवेट के चक्कर में फंस गए तो फिर फंस ही गए। सरकारी अस्पताल में भी लंबी कतार होती है, आदमी करे तो करे क्या। हमारे संवाददाता ने सरकारी अस्पताल के मंत्री के मां के इलाज कर रहे डॉक्टर से भी बात की कि भाई प्राइवेट कैसा हुआ था और सरकारी में कैसे चल रहा है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि इलाज सही दिशा में वहां हुआ भी था या फिर प्राइवेट अस्पताल ने 4 दिन में 4 लाख रुपए लेने के बाद भी बीमारी के हिसाब से इलाज नहीं किया। अभिषेक उपाध्याय ने लखनऊ की प्रसिद्ध किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के डॉक्टर वेद प्रकाश से बातचीत की, आप भी सुनिए। प्रोटोकॉल से इलाज होते हैं, जो जो समस्याएं होती हैं उसमें उसी के प्रोटोकॉल से होते हैं, और वही प्रोटोकॉल से वहाँ भी किया गया है। मेदांता में भी जो इलाज हुआ है वो भी ठीक प्रोटोकॉल से हुआ है, लेकिन कभी कभी समय लगता है मरीज को रेस्पॉन्स आने में।
तो उस तरह से रेस्पॉन्स दिखा बीच में, लेकिन जिस तरह की उनकी समस्या है वो पहले से फेफड़े की सिकुड़न की समस्या, जिसको ILD की जो हम बीमारी कहते हैं वो है, उसके ऊपर से कुछ इन्फेक्शंस हुए हैं, बीच में इम्प्रूवमेंट भी हुआ है, फिर गंभीर हुई हैं, फिर इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो वैक्सिंग वेनिंग पैटर्न के दिन चला है और जो ILD की अंडरलाइंग समस्या है उसी को लेकर के हम लोग चिंतित हैं। अभी सिचुएशन कैसी है? अभी वेंटिलेटर पे हैं, पूरे सपोर्ट पे हैं, लेकिन सारे जो अंग हैं अन्य वो सभी अच्छा काम कर रहे हैं। माताजी का जो पहले बाईपास सर्जरी भी हो चुकी है। ILD के मामलों में 65 साल की उम्र तक हम लोग लंग ट्रांसप्लांटेशन के लिए सलाह देते हैं। मेदांता के लोगों वहाँ लूट मची है, वहाँ जो जा रहा है गरीब उसका सिरिंज लगा के खूनवा निकाल ले रहे हैं सब, ये हाल है वहाँ का। और इलाज कौन कर रहा है? जो यहाँ से ट्रेनिंग लेके जा रहा है मेडिकल कॉलेज से, वही जूनियर डॉक्टर जा कर के हुआ इलाज कर रहे हैं। ओम प्रकाश जो है सीनियर डॉक्टर क्या इलाज नहीं करा रहे हैं। मंत्री जी की माताजी फिलहाल स्टेबल हैं, उनको ईश्वर लंबी आयु दे। हम सबको कैबिनेट मंत्री राजभर की मां का शुक्रिया करना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से प्राइवेट अस्पतालों के खिलाफ एक बड़ी शिकायत को चेहरा मिल गया। अक्सर हम सब कहते हैं कि प्राइवेट अस्पताल मोटा बिल बना लेते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। अब कैबिनेट मंत्री ने ही खोल दिया सबके सामने ये राज, तो शायद सरकार को भी कुछ कड़ा और बड़ा कदम उठाना पड़े। पटियाल का सवाल है, अब मंत्री जी क्या करेंगे? प्राइवेट अस्पताल के खिलाफ वो एक्शन लेंगे? पब्लिक इंटरेस्ट में एबीपी न्यूज रिपोर्टर अभिषेक उपाध्याय ने यह सवाल मंत्री जी से ही पूछा। हुआ था, धरना प्रदर्शन हुआ था, वहाँ बवाल हुआ था। अभी तो कुछ ही दिन की बात है, कुछ ही दिन की बात है। अरे वो लोगों को रखा। हाँ, अरे तो आप मंत्री हैं सरकार में, आप मंत्री हम हैं। तो मंत्री नहीं थे, जब उस समय मंत्री होते तो हम वहाँ पहुँच गए होते। आप मंत्री हैं, अभी तो इस समय बाद में बने ना। अब क्या करेंगे आप बतौर मंत्री? आप अपना दर्द बयां करेंगे या कुछ कदम भी उठाएंगे? नहीं, हम इस संबंध में अपने संबंधित मंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी को अवगत करा चुका हूँ। बिल्कुल हम चूकने वाले हैं, होगा एक्शन? बिल्कुल होगा, काहे नहीं होगा। कि इस तरह के हम तो यही सलाह 25 करोड़ आबादी में रहने वाले लोगों से और जनप्रतिनिधियों से और आम जनता से कि आप अपने आपके लिए हॉस्पिटल बनाया है, सरकार ने आपके लिए इलाज के लिए बनाया है, आप प्राइवेट में मत जाइए, उससे बेहतर इलाज यहाँ है, सारी सुविधा है यहाँ। प्रकाश राजभर खुद में इसका उदाहरण है आज की तारीख। बिल्कुल उदाहरण हम हैं। हम सच के सिवा झूठ नहीं बोलते, सच के सिवा कुछ नहीं बोलते, और जो कहते हैं सीना ठोक के कहते हैं, तो कायम रहेंगे, कायम रहते हैं। मतलब इस मामले को आगे ले जाएंगे आप? क्यों नहीं ले जाएंगे? डिप्टी CM का भी आपने जिक्र किया, ब्रजेश पाठक। काहे नहीं करेंगे? स्वास्थ्य मंत्री। ऑफिशियल कैपेसिटी में उनसे ये बात कही है कि दोस्ती यारी में? अरे दोस्ती यारी की बात कौन सी है? विभाग के मंत्री हैं, उनसे नहीं कहेंगे तो किसे कहेंगे? जाएंगे किसान से कहने। तो स्वास्थ्य मंत्री हैं ब्रजेश पाठक, डिप्टी CM, वहां तक ये बात पहुंचाई है। इस पे क्या कार्रवाई होती है, इस पे भी निगाह बनी रहेगी। यूपी के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अपनी सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री को बड़ा टास्क दे दिया है। एक मामूली आदमी की मां अगर ऐसी स्थिति में होती तो क्या उसको ये सुविधाएं मिलती? सवाल बहुत हैं, लेकिन फिलहाल आपको मेदांता अस्पताल का जवाब सुनाते हैं, क्योंकि पटियाल कभी भी एक तरफ की बात नहीं करता। हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय ने मेदांता लखनऊ के डायरेक्टर डॉक्टर राकेश कपूर से फोन पर बात की। कैबिनेट मंत्री के आरोप उन्हें सुनाए, मेदांता अस्पताल के जवाब अब आप सुन लीजिए। डॉक्टर राकेश कपूर जी। डॉक्टर साहब, मैं अभिषेक उपाध्याय बोल रहा हूँ ABP न्यूज़ से। ओम प्रकाश राजभर जी, उन्होंने कहा है कि उनकी माताजी जीतना देवी आपके यहाँ एडमिट थी और उनसे जो है लूट हुई है, उनसे पैसे लूटे गए हैं, इलाज समुचित नहीं मिला है, 4 दिन में 4 लाख ले लिया और उसके बाद वो लेकर के आने को मजबूर हुए KGMU। तो ज़रूरी है कि आपके बारे में कोई बात कही गई है तो आपका भी पक्ष जाना जाए। आप उन्होंने बात कही है, आप अगर इजाज़त दें तो मैं आपका पक्ष ये रिकॉर्ड कर सकता हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे। देखिए, ये पूछने के बाद ही मैंने ऑन किया है रिकॉर्ड करने के लिए। तो इस पर आप क्या कहेंगे, एथिकल प्रैक्टिस वाली बात जो आप कह रहे हैं? जो मेदांता में ये इंश्योर किया जाता है कि पूरी एथिकल प्रैक्टिस करी जाती है। हाँ। और
और जब मरीज का डिस्चार्ज होता है उसको पूरा बिल दिया जाता है और उसमें बिल में जो चार्जेस होते हैं वो पूरे डिटेल्स पेशेंट को दिए जाते हैं। कोई इस तरह की कोई मरीज को अन्यथा कोई चार्ज नहीं किया जाता है या कोई गलत उसका चार्ज नहीं किया जाता। हाँ, उन्होंने कहा कि मैं मंत्री हूँ, मेरे साथ ऐसा हो गया तो गरीब लोगों के साथ क्या होता होगा। ये तो भाई कहीं भी आप पीजीआई भी अगर हम जाएंगे तो देखिए वहाँ भी चार्ज है, बट वहाँ तो भी गवर्नमेंट बियर करती है, कॉस्ट सब्सिडी देती है। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट में अगर आप पीजीआई देखें, आरएमएल देखें तो कॉस्ट वुड बी लेसर देन मेदांता। चार्जेस लगते हैं वो पूरे निष्पक्ष होते हैं। ये आप इंश्योर कर रहे हैं डॉक्टर साहब, ये बात इंश्योर कर रहे हैं आप। उन्होंने ये भी कहा कुछ दिनों पहले ऐसा कोई वाकया हुआ था कि कोई मरीज तो मर गया था और उसकी बॉडी रखे हुए थे, धरना प्रदर्शन भी हुआ, धरना प्रदर्शन हुआ। आप नहीं, ये कुछ नहीं था। वो मरीज एक बहुत सिक मरीज था जो कि कम से कम पीजीआई में 10 बार भर्ती हुआ, फिर होके मेदांता आया, उसको ऑपरेट किया गया था, वो ठीक भी हुआ था, बट उसके लंग्स और इतने खराब हो चुके थे हार्ट कि वो दोबारा कोलैप्स कर गया था। तो ये आप भी बताएं कि कोई मरीज जिसकी मृत्यु हो गई है उस पे आरोप था कि 4 दिन से वेंटिलेटर पे मृत बॉडी को रखा गया, तो ये संभव ही नहीं है मेडिकल फील्ड में। का फिर क्या है मैसेज जो ये ओम प्रकाश राजभर जी ने बात कही है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए मैं जो पूरी संवेदना रखता हूँ उनके मरीज के साथ, लेकिन ये मैं इंश्योर करता हूँ माननीय मंत्री को भी और समस्त लोगों को कि मेदांता इतना बड़ा कॉर्पोरेट सेक्टर है, टोटल एथिकल प्रैक्टिस है, एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट। अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, मैंने आपकी पूरी स्टोरी देखी और इस पूरी कहानी को देखने के बाद मुझे एक बात समझ आ रही है। ओम प्रकाश राजभर ने मंत्री रहते हुए मुझे लगता है कि अपनी सरकार को एक्सपोज कर दिया कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के खर्चों पर या जिस तरह से वो वसूली कर रहे हैं मरीजों से, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है राज्य में। आपको क्या लगता है? बिल्कुल जगविंदर, इसमें दो राय नहीं है और ये बड़ी बात इसलिए है कि आप सोचिए कैबिनेट मंत्री, और कैबिनेट मंत्री भी मैं और इसको और रिफाइंड शब्दों में कहूं जगविंदर तो योगी सरकार के बेहद ही ताकतवर कैबिनेट मंत्री, पंचायती राज विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग उसके कैबिनेट मंत्री हैं। अगर पॉलिटिकली देखें तो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अभिन्न सहयोगी हैं। उनकी जब ये स्थिति है, जब सत्ताधारी पार्टी के साथ में हैं और उनके साथ ये हो जा रहा है कि 4 दिन में 4 लाख का बिल आ जा रहा है और वो ये ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि लूट लिया मुझको, और अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब तक देखिए वो खुद कह रहे हैं कि 22 दिन पहले वहां पर उनकी माता मेदांता में थी, अब लेकर के यहाँ आए किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में। अभी तक अगर इस पर कोई एक्शन नहीं हो पाया है तो इस लिहाज से जो आप ये बात कह रहे हैं कि अपनी सरकार को एक्सपोज कर दिया, इसमें कहीं कोई विसंगत नहीं है, इससे कोई नाइत्तेफाकी नहीं है। और मैं फिर कह रहा हूं कि जब एक कैबिनेट मिनिस्टर के स्तर पर यह स्थिति है तो आप सोचिए इसको जब परकोलेट करेंगे आम आदमी के लेवल पर, गरीब आदमी के लेवल पर, तो उसको क्या चुनौती का सामना करना पड़ता होगा, ये सहज ही समझा जा सकता है। जी सही कह रहे हैं आप अभिषेक, आम आदमी की ही बात है। अब अगला सवाल मेरा ये है कि चुनाव का माहौल बना हुआ है, तो क्या विरोधी इस स्टोरी को लेकर ये माहौल बना सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं कि ये क्या चल रहा है राज्य में, यहां तो कंट्रोल ही नहीं है किसी का, मंत्री भी लूट रहे हैं, इस तरह के आरोप लगा रहे हैं? देखिए ये इशू पॉलिटिकली जगविंदर यहाँ पर उठाया जा रहा है कि जो ये स्वास्थ्य की स्थिति और ये जो खुद ओम प्रकाश राजभर का कहना है, ये इशू लगातार उठाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव वो एक नहीं कई बार उठा चुके हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं में क्या हो रहा है, लेकिन अब जब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, एबीपी न्यूज पर ऑन रिकॉर्ड योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री ये बयान दे रहे हैं कि उनको लूट लिया गया है और इसके बाद इतना वक्त बीत गया है, अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। ये भी बता रहे हैं कि मैंने तो स्वास्थ्य मंत्री को कहा है, इसको मैं आगे फॉलो करूंगा। तो निश्चित तौर पर चुनावी मौसम में ये विपक्ष के लिए एक बड़ा मुद्दा रहेगा और चूंकि स्वास्थ्य सेवाएं एक इशू विपक्ष के लिए हैं तो ये इशू भी उसमें ऐड होगा, इसमें दो राय नहीं है। जी हमें भी फॉलो करना चाहिए, आप भी फॉलो कीजिएगा। पब्लिक इंटरेस्ट में इतनी बड़ी खबर करके आपने सरकार को जगाया। उम्मीद है प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री पब्लिक इंटरेस्ट में प्राइवेट अस्पतालों पर लग रहे लूट के आरोप का पक्का इलाज जरूर करेंगे।
अब पटियाल आपको देश के अस्पतालों का लेखा जोखा भी बताएगा। मेरे पास परीक्षण से स्पष्ट हो जाएगा आपको कि प्राइवेट अस्पतालों के आगे सरकारी अस्पताल कहां खड़े हैं। मेरा यह परीक्षण NSSO यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस की रिपोर्ट पर आधारित है। देश में कुल 15,041 सरकारी अस्पताल हैं, प्राइवेट अस्पताल 50,000 के करीब है। सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में इलाज का औसत खर्च कितना आता है, अब इसे भी समझ लीजिए। सरकारी अस्पताल में जो इलाज 4,452 रुपए में हो जाता है, प्राइवेट अस्पताल में उसी इलाज के लिए 31,845 रुपए चुकाने होंगे। एवरेज निकालें तो करीब 8 गुना महंगा इलाज होता है प्राइवेट हॉस्पिटल में। अब मैं आपको बताता हूं कि प्राइवेट अस्पताल सालाना कितनी कमाई करते हैं। 2.5 लाख करोड़ सालाना इतनी कमाई है। 2027 तक ये कमाई 20% की दर से और बढ़ेगी। अब पटियाल उस स्पीड ब्रेकर का परीक्षण करेगा जो बीजेपी के 400 पार वाली रफ्तार पर ब्रेक लगा सकते हैं। बीजेपी ने हर लोकसभा सीट पर परसेप्शन सेट कर दिया है कि उनके प्रत्याशियों की टक्कर में दूसरा कोई प्रत्याशी नहीं है, लेकिन इस परसेप्शन में सच्चाई कितनी है, इसका परीक्षण पटियाल करेगा। देश अभी चुनावी मोड में है। 4 जून को नतीजे आएंगे, लेकिन बीजेपी ने मान लिया है कि एक बार फिर उनकी सरकार बन ही रही है। इसीलिए अगले 100 दिनों में जो भी काम करने हैं उन पर कैबिनेट सेक्रेटरी ने चर्चा भी शुरू कर दी है। राजनीति में इसे ही परसेप्शन गेम कहते हैं, जिसमें मुकाबले में पहले ही विरोधी चित्त मान लिया जाए। वोटर को विश्वास दिलाया जा रहा है कि विरोधी को चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। बीजेपी वोटर को बता रही है कि वो 2024 के जीत के बिल्कुल करीब है। अब तो उसका टारगेट 2029 है, लेकिन बीजेपी ने जो 400 का टारगेट सेट किया है, क्या उसकी रफ्तार पर ब्रेक लग सकता है? कौन है वो स्पीड ब्रेकर? क्या बीजेपी ने विरोधियों को नैरेटिव की नींद सुलाने के लिए जो रेमेडी तैयार की है वो सफल हो जाएगी? अब पटियाल देश भर में बीजेपी के विजय दावे वाले उस परीक्षण को आपके सामने रखेगा जिसमें वो स्पीड ब्रेकर आपको दिखेंगे। बीजेपी के दावों की स्पीड को कहीं वो ब्रेकर कम तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन पहले एक बार आप डमरू की थाप पर चुनाव में निकल रही लोकसभा प्रत्याशियों की पालकी का नजारा ले लीजिए। इस बार पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को कोई राजपूत वोट नहीं देगा। ठाकुर समाज तो बीजेपी का कोर वोटर है। हाँ जी, वो था, अब नहीं है। वो था, वो अब नहीं है। नाराजगी तो जनता में है, युवाओं में खास तौर से, और ये जो नाराजगी हुई है, ये जो अभी मुजफ्फरनगर में भर्ती हुई थी उससे ज़्यादा बढ़ी है। अजय राजपूत तो क्या सहारनपुर से लगा 10 जिलों में, बताओ एक भी राजपूत को टिकट नहीं दिया। एक को भी राजपूत को टिकट नहीं दिया। नाराजगी जातिवाद से है, खुली बात है। विकास नहीं है, जातिवाद है। अपने अपने बंदों को भर्ती करा रहा, अपने अपने भर्ती को वो लगा रहे हैं। पहले बीजेपी के सामने उत्तर प्रदेश में खड़े स्पीड ब्रेकर का परीक्षण कर लेते हैं। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं। 70 सीटों पर बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, लेकिन अभी कई सीटों पर पेच फंसा हुआ है। बीजेपी ने जातीय समीकरणों को साधते हुए टिकट बांटे, लेकिन प्रदेश में कई जगह स्पीड ब्रेकर लग गए हैं। बीजेपी प्रत्याशियों का विरोध किया जा रहा है। गाजियाबाद में बीजेपी ने 2 बार से सांसद रहे वीके सिंह का टिकट काट दिया। बदले में जिसे टिकट दिया गया वो जातीय समीकरण की कसौटी पर खरा नहीं उतर रहा है, विरोध हो रहा है। बड़ी बात यह भी है कि यहां खुद प्रधानमंत्री मोदी ने रोड शो किया था। सीएम योगी कई दौरे कर चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के डिप्टी सीएम से लेकर बाकी मंत्रियों ने भी मोर्चा संभाल रखा है। गाजियाबाद में बीजेपी से अतुल गर्ग तो कांग्रेस से डॉली शर्मा लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं।
बीएसपी ने नंदकिशोर पिंडीर को प्रत्याशी बनाया है। अगर गाजियाबाद का जातीय समीकरण देखें तो यहां 23% मुस्लिम, 15% दलित, 10% व्यापारी वर्ग है, 9% ठाकुर, 9% त्यागी और 7% जाट वोटर है। वीके सिंह का टिकट कटने से नाराज ठाकुर समाज यहां बीजेपी के सामने स्पीड ब्रेकर बन गया है। जगह जगह पंचायत की जा रही है, बीजेपी प्रत्याशी का विरोध हो रहा है। लेकिन क्या इस विरोध का सबसे बड़ा कारण सिर्फ जातीय समीकरण है या फिर वोटर के सामने सही विकल्प की कमी? क्या बीजेपी इस गलतफहमी में है कि विरोधी कमजोर हैं तो किसी को भी प्रत्याशी बनाकर चुनाव जीत सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी सोचती है कि अगर कुत्ते को भी खड़ा कर दिया जाए इनके सिंबल से तो वो जीत जाएगा, ये इनका मानना है। या ये लोग गाजियाबाद की जनता को मूर्ख समझते हैं। ये सोचते हैं गाजियाबाद की जनता को अपने स्कूल, कॉलेज, अस्पताल नहीं चाहिए, सड़कें नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए, बस कमल का फूल चाहिए। तो ये जो फूल बनाने का काम गाजियाबाद की जनता को कर रहे हैं, लेकिन गाजियाबाद की जनता अब इनके फूल से फूल होने वाली नहीं है। यूपी के मेरठ, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में भी बीजेपी प्रत्याशियों के सामने वहां के जातीय संगठन स्पीड ब्रेकर बन रहे हैं। कारण वही है, जाति के हिसाब से प्रत्याशी को टिकट ना मिलना। दावा है राजपूत समाज वेस्टर्न यूपी में खुलकर बीजेपी की मुखालफत कर रहा है। मेरठ में बीजेपी के छोटे पर्दे के राम अरुण गोविल, मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान और सहारनपुर में राघव लखनपाल को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। राजपूत समाज वेस्टर्न यूपी की एक भी सीट पर टिकट न मिलने से नाराज है। संजीव बालियान के तो काफिले पर हमला तक हो गया। वेस्टर्न यूपी में ठाकुरों के स्पीड ब्रेकर बनने से चुनाव में संगीत सोम और संजीव बालियान की अदावत इतनी बढ़ गई कि स्पीड ब्रेकर को तोड़ने के लिए योगी को बुलडोजर बनना पड़ गया। अभी जम्मू कश्मीर से आ रहा हूं और केवल यहां की सभा के लिए आया हूं, अन्यथा मेरे और भी कार्यक्रम थे। मैंने कहा नहीं, मैं जाऊंगा सरथना में, मैं इस बार जरूर जाऊंगा, 24 में मैं जरूर जाऊंगा। और बहनों भाइयों, मैं इसीलिए आया हूं आपसे कहने के लिए, जो लोग गुमराह कर रहे हैं उनके गुमराह में आने की आवश्यकता नहीं। ये लोग कभी नहीं आएंगे। फिर जाति के सौदागर उपयोग करेंगे, बाद में सौदेबाजी करके गायब हो जाएंगे। हमें किसी भी ऐसे व्यक्ति के बहकावे में नहीं आना है जिससे हमारा राष्ट्र धर्म खतरे में आए। राजनीति का पारा उत्तर प्रदेश के बरेली में भी हाई है। यहां बीजेपी ने 8 बार के सांसद संतोष गंगवार का टिकट काट दिया। नाराज समर्थक सड़कों पर उतर आए। बीजेपी समर्थक ही स्पीड ब्रेकर बन गए हैं। हालात इतने बिगड़े कि यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को बंधक बना लिया। बीजेपी ने बरेली से इस बार छत्रपाल सिंह गंगवार को प्रत्याशी बनाया है, इसलिए दिक्कत हो रही है लोकल काडर को ही। अब हरियाणा के स्पीड ब्रेकर की बात कर लेते हैं। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं। यहां भी बीजेपी के सामने स्पीड ब्रेकर कम नहीं है। बीजेपी के सिरसा लोकसभा सीट से प्रत्याशी अशोक तंवर को भी विरोध का सामना करना पड़ा। सिरसा के रोड़ी में चुनाव प्रचार करने पहुंचे अशोक तंवर का किसानों ने जबरदस्त विरोध किया। विरोध इतना बड़ा कि अशोक तंवर को अपना कार्यक्रम रद्द भी करना पड़ गया। तंवर के विरोध का एक और वीडियो वायरल है, लेकिन तंवर का यह कहना है कि यह वीडियो 3 साल पुराना है और वायरल वीडियो के खिलाफ चुनाव आयोग में उन्होंने शिकायत कर दी है। यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि वोटिंग पर नाराजगी और असंतोष का कितना असर पड़ता है। ये जानने के लिए पटियाला ने जाने माने साइकोलॉजिस्ट प्रोफेसर संजय कुमार से बातचीत की। चुनाव जीतने के लिए जनाधार की ज़रूरत होती है। अगर किसी उम्मीदवार के खिलाफ असंतोष हो या पार्टी के खिलाफ असंतोष हो तो पार्टी को चुनाव जीतने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो चुनाव में असंतोष का असर तो होता है। अगर जनता आपसे असंतुष्ट है तो जो चुनाव जीतने की गुंजाइश बहुत कम होती है। पीएम मोदी आज उत्तराखंड में थे। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं। यहां पूर्व सैनिक बीजेपी प्रत्याशियों के सामने स्पीड ब्रेकर बनकर खड़े हैं। टिहरी में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे मंत्री गणेश जोशी और जनरल वीके सिंह का पूर्व सैनिकों ने जमकर विरोध किया। लोगों का कहना है अगर टिहरी से बीजेपी ने माला राजलक्ष्मी शाह की जगह किसी युवा को टिकट दिया होता तो वो आज भी मोदी के साथ होते।
मोदी जी हमारा आपसे बैर नहीं है, हमारा आपसे बैर नहीं है, लेकिन संज्ञान लीजिए, संज्ञान लीजिए हमारा। क्यों एंटी? जिस देश का जवान, किसान, नौजवान रोड पे मीडिया के माध्यम से इस प्रकार से पूर्व सैनिकों का अपमान मत करवाइए, चाहे वो राष्ट्र हो चाहे प्रदेश सरकार हो, कोई सम्मान नहीं है। बहुत गलत मैसेज जाने वाला है आप लोगों की। बीजेपी के लिए स्पीड ब्रेकर पंजाब में भी कम नहीं है। पंजाब में किसान संगठनों ने सभी 13 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवारों के विरोध का खुला ऐलान किया है। किसान संगठनों ने 11 सवालों की सूची भी बनाई है। ये सवाल वोट मांगने आ रहे बीजेपी के उम्मीदवारों से पूछे भी जा रहे हैं। हवा ये बनाई जा रही है कि बीजेपी ने किसानों को अपनी मांगों की खातिर दिल्ली नहीं आने दिया, तो अब बीजेपी के उम्मीदवारों को आप अपने गांव और घर न आने दें। बीजेपी पहली बार पंजाब की सभी 13 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है। राजस्थान में तो 26 साल के युवा रविंदर भाटी ने बीजेपी की नींद उड़ा रखी है। रविंदर भाटी निर्दलीय विधायक हैं और इस बार बाड़मेर जैसलमेर सीट से निर्दलीय लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि रविंदर की रैली में देश के दिग्गज नेताओं की रैली से भी ज्यादा भीड़ उमड़ रही है। रविंदर भाटी बीजेपी से बागी हैं, इसीलिए माना यह जा रहा है कि बाड़मेर जैसलमेर सीट पर रविंदर बीजेपी के लिए ही बड़ा स्पीड ब्रेकर साबित हो सकते हैं। गुजरात के राजकोट चलते हैं, एक बड़ा स्पीड ब्रेकर वहां भी तैयार हो गया है। इसकी वजह है लोकसभा सीट से प्रत्याशी पुरुषोत्तम रूपाला। बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, केंद्र में मंत्री। रूपाला के खिलाफ प्रदेश के राजपूत बागी हो गए हैं। आरोप है कि पुरुषोत्तम रूपाला ने राजपूतों को लेकर एक विवादित बयान दिया था। राजपूत समाज पुरुषोत्तम का टिकट रद्द करने की मांग पर अड़ गया है। स्पीड ब्रेकर बिहार में भी तैयार है। यहां बीजेपी 17 सीट पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन सबसे दिलचस्प लड़ाई नवादा लोकसभा सीट पर हो रही है। यहां भोजपुरी सिंगर गुंजन सिंह बीजेपी का खेल खराब कर सकते हैं। गुंजन सिंह को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो गुंजन ने निर्दलीय पर्चा भर दिया। नाराज तो बीजेपी से पार्टी के वरिष्ठ नेता अश्विनी चौबे भी चल रहे हैं। बीजेपी ने बक्सर सीट से अश्विनी चौबे का टिकट काटा तो उनके समर्थक बीजेपी के लिए स्पीड ब्रेकर बन गए। टिकट ना मिलने से नाराज अश्विनी चौबे का एक वीडियो भी वायरल है, आप भी देख लीजिए। पार्टी ने क्या समझा नहीं समझा मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ कुछ षड्यंत्रकारी थे। चुनाव के बाद वो नंगे होंगे और अभी नामांकन बाकी है, बहुत कुछ होने वाला है। चिंता मत करो मेरे कार्यकर्ता मित्रों, चिंता मत करो, कुछ भी होगा मंगलमय होगा, जो भी होगा मंगलमय होगा। चुनाव में जब टिकट का बंटवारा पार्टी करती है तो उन नेताओं के समर्थक नाराज हो जाते हैं जिन नेताओं को टिकट नहीं मिल पाता है। हर सीट पर आवेदक बहुत होते हैं, लेकिन पार्टी टिकट तो किसी एक को ही दे सकती है। ऐसे में जिन्हें नहीं मिलता वो स्पीड ब्रेकर बन जाते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि टिकट कटने से तो नाराजगी सामने आती है, उसका चुनाव पर कितना असर होता है, ये जानने के लिए पटियाल ने चुनावी विश्लेषक मनोज कुमार से बात की। एक बार जब चुनाव आदमी जीतता है तो उसके अंदर ये भावना आती है कि अब इस क्षेत्र का जो वोटर है वो मुझसे प्रभावित है, और यही कारण है कि वो उसके अंदर ये भावना आ जाती है कि मुझे टिकट मिलनी चाहिए। यदि टिकट नहीं मिलती है तो वो नाराजगी अपनी व्यक्त करते हैं कि भाई हम तो चुनाव को हरा सकते हैं। हाँ, यदि नेता पॉपुलर है, वहाँ पे उसकी अपनी पकड़ है, या उस जातीय समीकरण में उस नेता का अपना वजूद है, तो कहीं ना कहीं वो प्रभावित करता है। लेकिन मास बेस पे आप देखेंगे तो इसका कोई बहुत बड़ा राजनीतिक नुकसान होते हुए किसी पार्टी को नहीं दिखता है। बीजेपी हैट्रिक के नैरेटिव पर आगे बढ़ रही है। उसका प्रचार वोटर के मन में ये बात फिक्स करना है कि मोदी से टक्कर में कोई नहीं है। विरोधी तो कैंडिडेट ही नहीं ढूंढ पा रहे हैं, जबकि बीजेपी को समर्थन में पूरा देश, पूरी दुनिया खड़ी है। बीजेपी ने तो देश में क्या विदेश में भी राजनीतिक पार्टियों को चुनाव को देखने के लिए बुला लिया है, न्योता दिया गया है। लेकिन लोकतंत्र में जब तक वोट का फैसला ना आ जाए तब तक वोटर को अपने दिमाग पर ही विश्वास करना चाहिए। – 2024 के चुनाव में कंगना रनौत की उम्मीदवारी बहुत चर्चा में है। वो अपने बयानों से भी काफी सुर्खियां बटोरती हैं। आज भी उनका बयान पूरे देश में सुना जा रहा है, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट को इसमें एक बड़े परीक्षण का कारण मिल गया है। परीक्षण चुनाव में महिलाओं की शक्ति का होगा।
चुनाव का मजबूत फैक्टर होने के बावजूद महिलाएं दमदार उम्मीदवार क्यों नहीं मानी जाती? उन्हें उनकी आबादी के अनुपात में उम्मीदवारी क्यों नहीं मिल पाती? क्यों उम्मीदवार नहीं बनाती पार्टियां? महिला प्रत्याशियों की गणना की जाए तो इनमें कंगना रनौत जैसी ताकतवर या राजनीतिक विरासत संभालने वाली लेडी कैंडिडेट्स ही ज्यादा मिलेंगी। लेकिन शक्ति के बावजूद कंगना जैसे प्रत्याशियों को ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है जिसे देखकर बाकी महिलाओं का हौसला कमजोर पड़ जाता है। महिलाओं के घर वाले पीछे हट जाते हैं। आप कंगना का एक बयान सुनिए, फिर आपको महिलाओं की उम्मीदवारी पर परेशान करने वाला परीक्षण दिखाऊंगा। जो कांग्रेस की महिला विरोधी सोच है, जो उनकी दुष्ट सोच है, वो नवरात्रि में भी उस दुष्ट सोच को कोई विराम नहीं देते हैं। जब से मेरा नाम अनाउंस हुआ है, इनके इतनी मिर्ची लग रही है, इतनी मिर्ची लग रही है कि दिन रात मुझे अपमानित करने में, दिन रात मुझे कलंकित करने में, मुझे दोष लगाने में दिन रात लगे हुए हैं। नवरात्रों में भी इनको चैन नहीं है। एक बड़ा पप्पू है दिल्ली में, लेकिन हमारे यहाँ पे भी एक छोटा पप्पू है। वो कहता है कि मैं गौ मांस खाती हूँ और उसके पास एक वीडियो है, तो वो वीडियो दिखाता क्यों नहीं है? लेकिन आप इससे उम्मीद ही क्या कर सकते हैं जब इसका सीनियर बड़ा पप्पू कहता है कि हमें शक्ति का विनाश कर देना है। छोटा पप्पू मुझे कहता है कि ये कलंकित है, ये अपवित्र है और इसको देवभूमि में आके पवित्र होना चाहिए। मैं उसको पूछना चाहती हूँ कि उसे क्यों लगता है कि मैं अपवित्र हूँ? क्योंकि मैंने अपने बाप के नाम के बिना, अपनी माँ के नाम के बिना, अपने आप खुद अपना नाम मुंबई नगरी में बनाया, इसलिए उसको लगता है मैं अपवित्र हूँ। आज मैं ये सब पप्पुओं को, जो भी है, जो मुझे धमका रहे हैं, मैं चुनौती देती हूँ कि ये तुम्हारे बाप दादाओं की रियासत नहीं है जो तुम मुझे डरा के धमका के यहाँ से बाहर भेज दोगे। कंगना लड़की है लेकिन लड़ सकती है, वो बड़े बड़ों को पप्पू कह सकती है, लेकिन क्या हर लड़की चुनाव में मैदान में ऐसे ही लड़ सकती है क्या? या फिर राजनीति केवल कद्दावर महिलाओं का ही क्षेत्र है? 48% आबादी के 8% वाले रिचार्ज का पूरा परीक्षण एक छोटी सी रील देख लीजिए, आप उसके बाद करते हैं। मैं गरीब घर की बेटी, मैं ये चुनाव जीतूंगी, लड़ूंगी और बार-बार जीतूंगी। अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गठबंधन को, प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी भाजपा नेता हैं जेल के अंदर बंद हो। मैं समझती हूँ कि समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती से मिलकर लड़ रही है और लोगों का सहयोग, प्यार और साथ मिल रहा है। मेरी जनता के प्यार मोहब्बत से जीत मेरी होगी। और अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के फर्स्ट फेज की वोटिंग होनी है। पहले चरण में कुल 1625 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, उनमें से सिर्फ 134 महिला उम्मीदवार हैं, यानी सिर्फ 8.24% महिला प्रत्याशी। एनडीए के 102 उम्मीदवारों में 12 महिला प्रत्याशी हैं, इसमें बीजेपी की 10, एनसीपी और पीएमके की एक उम्मीदवार हैं। पहले चरण में इंडिया गठबंधन की भी 102 उम्मीदवार हैं, लेकिन सिर्फ 10 महिलाएं चुनाव लड़ रही हैं। इनमें से कांग्रेस की 6, समाजवादी पार्टी की 2, राष्ट्रीय जनता दल की 1 और रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी की 1 महिला उम्मीदवार शामिल है। इसके अलावा आगे नजर डाल लेते हैं, 8% की हिस्सेदारी है, जबकि भागीदारी 48% की है महिलाओं की। अब जरा दूसरे चरण की स्थिति भी देख लेते हैं, वहां क्या हालात है। कुल 1210 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इनमें महिलाएं सिर्फ 107 हैं, यानी 8.84%। दूसरे चरण में एनडीए के 89 यानी 79 उम्मीदवारों में से 11 महिलाएं हैं, यानी 12.36% हिस्सेदारी है। बीजेपी की 10 और इसमें उनके सहयोगी बीजीडीएस की 1 महिला शामिल है।
इंडिया गठबंधन के 88 कैंडिडेट में से सिर्फ 8 महिला उम्मीदवार हैं, यानी 9.9%। इनमें कांग्रेस की 6, आरजेडी और समाजवादी पार्टी की एक महिला उम्मीदवार शामिल हैं। ये तो पार्टी वाइज सबका आपने हाल देखा। देश के 11 राज्यों में पुरुष से ज्यादा महिला वोटर हैं। हिंदी बेल्ट में 9 राज्यों में महिला वोट हार जीत का फर्क तय कर रहा है। 1962 में महिला सांसद 6.3 थी, जो 2019 में 14% हो गई, लेकिन अभी भी वो 33% के राजनीतिक आरक्षण से दूर है। यहां मैं आपको बता दूं कि महिलाओं के चुनाव जीतने का अनुपात पुरुषों से बेहतर है। 1957 में पुरुष सक्सेस रेट में 32% था और महिला 48%। 2019 में महिला सक्सेस रेट 10% और पुरुष सक्सेस रेट करीब 11% रहा। मतलब महिला प्रत्याशी का विनेबिलिटी रेशियो पुरुषों से बेटर है, अच्छा है, बेहतर है। बावजूद इसके पार्टियां महिलाओं को चुनाव लड़ने का मौका कम देती हैं। इसे भी मतदान से पहले आप याद रखिएगा। पटियाला अब हीट इंडेक्स का परीक्षण करेगा। देश के मौसम विभाग ने यह इंडेक्स तैयार किया है। इस इंडेक्स में घर के बाहर आपकी हालत के दर्शन होंगे। मतलब भारी गर्मी में घर से निकलते ही आपकी हालत कितनी खराब हो सकती है, ये बात इंडेक्स देखकर पता चल जाएगी। गर्मी में हेल्थ का हाल बताने वाला ये आईना होगा। अभी इसका सीमित इस्तेमाल है, लेकिन सफल रहा तो देश के हर आदमी को गर्मी से नुकसान से बचाने वाला ये इंडेक्स जरूर मिल जाएगा। अप्रैल के शुरुआती हफ्ते में भीषण गर्मी का प्रकोप देश के कई हिस्सों में दिखने लगा है। मध्य और दक्षिण भारत के कई हिस्सों के लिए मौसम विभाग ने हीट वेव जैसी स्थितियों का अलर्ट भी जारी किया है। स्थितियों की गंभीरता का आकलन करते हुए मौसम विभाग ने हीट इंडेक्स शुरू किया है। यह हीट इंडेक्स बताता है कि मौजूदा समय में गर्मी का लेवल कितना डिस्कम्फर्ट कर रहा है। हमारे पास जैसे जितनी ऑब्जर्वेटरीज हैं भारत में लगी हुई, उसके बाद ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस हैं, वहाँ से जो हमारा टेम्परेचर डाटा आता है, मैक्सिमम टेम्परेचर डाटा, मिनिमम टेम्परेचर डाटा, उसके साथ जो वहाँ ह्यूमिडिटी रिपोर्ट होता है, उसको कंसिडर करके एक जो फार्मूला है हीट इंडेक्स का, उसको यूटिलाइज करके हम ऐसे उसका वैल्यूज निकालते हैं। कैसे कैलकुलेट होता है हीट इंडेक्स? तापमान का डेटा और मल्टी मॉडल इनसेबिल आधारित RH डेटा यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी का डेटा यूज करते हैं और उसके बाद एक फार्मूले के तहत ये पूरा जो हीट इंडेक्स का डेटा है वो जनरेट किया जाता है। अगर हम इसको इस मैप के समझने की कोशिश करें तो आप देखेंगे ये आज का हमारा हीट इंडेक्स का सिचुएशन दर्शा रहा है। इसमें आप देखेंगे तो ये जो केरला कोस्ट में आप जो कुछ कलर देख पा रहे हैं, जो भूरा ऑरेंज कलर यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, ये हमें ये दर्शा रहा है कि जो हीट इंडेक्स है वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। अगर इसको समझेंगे क्यों ऐसा हो रहा है, तो अगर हम आज का मैक्सिमम टेम्परेचर देखें तो आप देखेंगे जो मैक्सिमम टेम्परेचर है इस पर्टिकुलर रीजन में वो थोड़े से बढ़े हुए हैं। इसके साथ साथ अगर हम RH के बारे में बात करें आज का, तो आप देखेंगे कि जो RH की जो वैल्यूज़ हैं, जो ये आप ऑरेंज कलर देख पा रहे हैं, ये 50% से ज़्यादा रिलेटिव ह्यूमिडिटी दिखा रहा है और इसी क्षेत्र में, इस रीजन में मैक्सिमम टेम्परेचर भी ज़्यादा थे, इसलिए ओवरऑल हीट इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दे रही है। यानी अल्टीमेटली जो ये हीट इंडेक्स है, ये टेम्परेचर और RH को एकोमोडेट करके एक एपरेंट टेम्परेचर, फील लाइक टेम्परेचर या कैसा महसूस होने वाला तापमान है उसको बताने का काम करता है। तापमान बढ़ रहा है, ये बात आप हमेशा सुनते होंगे। गर्मी में सिर्फ आपका पसीना ही नहीं निकलता और भी बहुत कुछ होता है। भारतीय रिजर्व बैंक का अनुमान है कि गर्मी और उमस में काम कम होता है। इसकी वजह से 2030 तक भारत की GDP 4.5% तक कम हो सकती है। गर्मी के एक्सपोजर की वजह से 2021 में देश के 730 लोगों की जान चली गई थी। ऐसे में ये हीट इंडेक्स बहुत काम का साबित हो सकता है आपके लिए। पब्लिक इंटरेस्ट में बात अब पब्लिक के पॉलिटिकल इंटरेस्ट की। ये हमारी कोशिश है चुनाव की खबरों को अपने वोटर तक पहुंचाने की, ताकि वोटर सही मतदान कर सके। CBI ने संदेश खाली में महिलाओं से उत्पीड़न और जमीन कब्जाने के मामले में एक हेल्पलाइन जारी की है। ये हेल्पलाइन नंबर जो है इस वेबसाइट पर sandesh.cbi.gov. है, जिसे नॉर्थ 24 परगना के जिला मजिस्ट्रेट को भी हेल्पलाइन का प्रचार करने और पब्लिक नोटिस जारी करने को कहा गया है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पीड़ित सामने आ सके। इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच CBI की निगरानी में करने की बात कही थी। हेलीकॉप्टर में मछली खाने के बाद मचे विवाद के बाद तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर संतरा खाते हुए वीडियो पोस्ट किया है। मुकेश सैनी और तेजस्वी यादव संतरा खाते हुए BJP की चुटकी ले रहे हैं।
संस्थान आ रहे हैं और आज भी मुझे लगता है ऑटो वाले को पेट में तकलीफ होगा। आप बताइए कि हम लोग अपना खाए न पिए, वो लोग चाहता कि हमेशा नहीं दूसरा बना बेटा नमक रोटी खाए। जनता के ऑरेंज के लिए नहीं भाई हमारा। अब न्यूज यू कैन यूज, जिंदगी को आसान बनाने वाली खबरें। भारत समेत 92 देशों के आईफोन यूजर्स का फोन हैक हो सकता है। कुछ समय से मर्सेनरी स्पाईवेयर के हमले यूजर्स पर हुए हैं। मर्सेनरी स्पाईवेयर से लोगों को टारगेट कर उनका पैसा लूटा जा सकता है, जिसको लेकर एप्पल ने एक चेतावनी भी जारी कर दी है। कंपनी ने लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है कि मोबाइल पर आने वाले लिंक्स को आप सावधानी से खोलें और उस मामले में सावधान रहें। किसी भी लिंक या अटैचमेंट को बिना वेरीफाई किए ओपन ना करें। पब्लिक इंटरेस्ट में अब आपसे मेरी मुलाकात होगी कल, लेकिन एबीपी न्यूज पर खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। अब मुझे दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि।